हमने पहले 3 एग्जांपल्स देख लिए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। चौथा एग्जांपल है, सेम लाइंस पे है, एक मनोज जी की ग्रिल फैक्ट्री है, वो आयरन ग्रिल्स बनाते हैं और ये आपको बताएगा कि 3 आयरन ग्रिल वो बना पा रहे हैं 15 दिनों में। और आपसे पूछा गया है लेट्स कैलकुलेट हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक 8 आयरन ग्रिल्स ऑफ सेम साइज। तो यहाँ पे क्या है, वर्क है और टाइम है, और ये अज्यूम किया गया है, ये प्रिज्यूम करेंगे आप यहाँ पे कि इनके पास जो लेबरर्स थे वो सेम है, मशीनें लेबरर्स जो भी थे वो सेम एम्प्लॉयड है अभी भी। तो 3 बनाने में अगर 15 दिन लगे, 8 बनाने में कितना समय लगेगा? काफ़ी ईजी सवाल है, आप इसको स्वयं हल कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिटरी मेथड से जो है इसको हल किया गया है। अच्छा, यूनिटरी मेथड में और हम जो जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी, उसमें क्या रिलेशन है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, एक गिवन सिनेरियो रहता है। गिवन सिनेरियो क्या है कि 3 आयरन ग्रिल बनाने में 15 दिन लगते हैं, उसको हम यूनिटरी केस में लेके आते हैं। यूनिटरी केस क्या होता है कि एक आयरन ग्रिल बनाने में कितना समय लगेगा, और फिर वहाँ से डिजायर्ड जो है सिनेरियो वहाँ जाते हैं कि अगर एक में इतना समय लग रहा है तो 8 में कितना समय लगेगा, 40 दिन लगेंगे। ये जो है हमारा यूनिटरी मेथड का तरीका है। हम लोग जो प्रोपोर्शनलिटी से जब सवाल करते हैं, रूल ऑफ 3 से जब सवाल करते हैं, उसमें भी सेम ग्राउंड्स को ही कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है टाइम जो है आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है व्हेन एल रिमेन्स कांस्टेंट। एल हम जो है यहाँ पे नंबर ऑफ लेबरर्स या मशीन को बोल रहे हैं, एल रिमेन्स कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है नंबर ऑफ लेबरर्स मशीन्स, उस केस में टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। वर्क आपका बढ़ेगा, जैसे इस केस में बढ़ रहा है, वर्क जब आपका बढ़ेगा तो टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क वो भी इंक्रीज करेगी। ये अंडरस्टैंडिंग आपको है। स्टेप 2 में आप ये कर लेंगे। स्टेप 3 में, अच्छा इसको करते क्या हम, इसमें कर क्या रहे हैं, टी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, इससे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो जो है वो सेम मेंटेन हो रहा है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी बाई डब्ल्यू हैज़ टू बी अ कांस्टेंट विच वुड इम्प्लाई T1 by W1 would have to be equal to T2 by W2। यहाँ पे हमारा जो कंटेक्चुअल कांस्टेंट है, जो यहाँ पे हमारा जो इस कंटेक्स्ट में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या बता रहा है, ये भी समझना जरूरी है। वो यहाँ क्या बता रहा है कि एक ग्रिल बनाने में कितना समय लगता है, टोटल जो समय आपको लग रहा है डिवाइड कर रहे हैं हम नंबर ऑफ जो ग्रिल्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, ये बताता है कि इतना आपको कितना समय लग रहा है एक ग्रिल बनाने में। वो ये है, ये क्वांटिटी जो है 15/3 वो है ये, days by this 15/3 has to be equal to x by 8। ये है क्या चीज़, जब आपका नंबर ऑफ लेबरर्स या जो है आपकी मशीनें कांस्टेंट है तो आप, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आपकी एफिशिएंसी जो है वो चेंज नहीं होगी आपके पास, क्योंकि आपके नंबर ऑफ लेबरर्स या मशीन्स कांस्टेंट है तो आपको एक ग्रिल बनाने में उतना ही समय लगेगा। अब जितने भी ग्रिल बना लें, जितना भी समय कंज्यूम हो जाए, जब भी इसको डिवाइड करेंगे, जब भी इसका क्वोशंट निकालेंगे, कितना समय लगा और कितने ग्रिल्स मैंने बनाए उतने समय के दौरान, अर्थात एक ग्रिल बनाने में कितना समय लगा, तो वो इस केस में भी सेम रहेगा, इस केस में भी सेम रहेगा कि 15 ग्रिल 3 मतलब 15 दिन में 3 ग्रिल बनाएंगे तो x दिन में जो 8 ग्रिल बनाएंगे ये दोनों इक्वल टू रहेंगे, हमेशा इनके बीच में इक्वेशन होल्ड करेगी। ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि जो हम यूनिटरी मेथड से जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो हम ये यूनिट केस निकाल रहे हैं, ये यूनिट केस जो है हमारे कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है। और इस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ इस केस में, और ये क्यों दोनों ये सेम रहेंगे। अगर ये कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड अगर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मशीन्स जो एम्प्लॉयड हैं अगर वो कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ क्यों सेम रहेंगी, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ है कि 15 लोग जो है 10 बीघा लैंड जो है कल्टीवेट कर रहे हैं एक हफ्ते के अंदर, और हाउ मैनी मेन कैन कल्टीवेट 18 बीघास ऑफ लैंड इन अ वीक। उसी सेम टाइम पीरियड के बीच में 7 दिन के अंदर ही 18 बीघा अगर आपको कल्टीवेट करना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्क है और नंबर ऑफ मेन या नंबर ऑफ लेबरर्स है, और इनके बीच भी आपको पता है कि क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है व्हेन टी रिमेन्स कांस्टेंट, कि अगर ज़्यादा काम हो जाएगा उतने ही समय के अंदर करना तो ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। ये भी आप कर सकते हैं। इसमें जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या बताएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या बता रहा है कि
यूनिट वर्क करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कि 10, जैसे ये है क्या, 15 लोग जो है 10 बीघा लैंड कल्टीवेट करते हैं 7 दिन के अंदर में, एक आदमी जो है या 1 बीघा लैंड जो है वो कल्टीवेट, हाँ इसमें बताया जा रहा है आपको कि 10 बीघा लैंड जो है कल्टीवेट करने में 15 लोग लगते हैं, 1 बीघा लैंड कल्टीवेट करने में 15/10 लोग लगेंगे, जो कि ये क्वांटिटी आएगी। 18 बीघा लैंड कल्टीवेट करने में कितने लोग लगेंगे। तो ये यूनिट बीघा लैंड के लिए उसको अगर 7 डेज़ के अंदर आपको कल्टीवेट करना तो कितने लोगों की आवश्यकता है, वो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बता रहा है। क्या बता रहा कि पर बीघा लैंड कल्टीवेट करने के लिए, पर बीघा लैंड 7 डेज के अंदर कल्टीवेट करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आप इससे सवाल निकाल लेंगे। यहाँ पे फिर ये ऐसे कैसे बता रहा है कि क्योंकि डायरेक्टली कांस्टेंट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में, तो ये रेशियो जो है, ये जो चेंज का रेशियो है वो सेम रहेगा, इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो कई प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जो हम देख चुके हैं कि 3 प्रकार की अंडरस्टैंडिंग से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, नेक्स्ट सवाल कि 250 वॉलंटियर्स जो हैं किसी ग्राम पंचायत में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डैम, आधा काम वो कर पा रहे हैं। तो आधा काम जो है 250 लोग कर ले रहे हैं 24 दिनों में, बाकी का जो आधा काम है वो 20 दिन में अगर कंप्लीट करना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्क सेम है, दिस पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट, और टाइम और नंबर ऑफ लेबरर्स में जो है आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। सेकंड स्टेप में आपको पता है क्या है, वो इन्वर्स रिलेशनशिप है कि नंबर ऑफ लेबरर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टाइम के। अगर टाइम आपके पास सेम काम करने के लिए टाइम कम है तो आपको, अगर सेम टाइम यहाँ पे अगर टाइम आपका रिड्यूस हो रहा है तो आपको यहाँ पे ये इंक्रीज़ करना पड़ेगा नंबर ऑफ मैन, वो इंक्रीज़ होकर 300 आएंगे, और एडिशनल कितने लोगों की आवश्यकता करेगी, 50 लोगों की एडिशनल आवश्यकता पड़ेगी इस टीम में, ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये सवाल ही आप खुद से करें, ट्राई इट आउट कि 30 मेंबर्स हैं पहालमपुर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फार्म में, हैव हार्वेस्टेड हाफ ऑफ द पैडी फील्ड इन 5 days, बट सडनली 5 मेंबर्स, ये आप जो है सवाल खुद से करें। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, एक बार इसको भी देखें, गूगल इट आउट, इसको गूगल करें, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, उससे क्या फ़ायदे हैं, और इतने फ़ायदे होने के बावजूद वो हो क्यों नहीं पा रही देश में। हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट्स को ना काफ़ी टाइट जो है डिवाइड करके रखते हैं, काफ़ी एयर टाइट बाउंड्रीज उनकी रखते हैं कि वाटर टाइट इसको कहते हैं, कि मतलब कोई किसी में फ़्लो ना करे। यहाँ पे मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में जब आपको ये चीज़ बताई जा रही तो आप इसको सर्च आउट करें, इसको समझने की कोशिश करें। ये आपको ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, और उसके बावजूद, इतनी अच्छाइयों के बावजूद इंडिया में क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो इसको आप जो है ज़रूर गूगल आउट करें। ये सवाल तो आप बनाएंगे ही, पर इसको जो भी आपको नई चीज़ मिले जो कि आपको जो है सोचने पे मजबूर करे, उसको आप सोचें ज़रूर, उस पर टाइम दें ज़रूर। ठीक है, हम यहाँ पे केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मार्क्स कहीं काम नहीं देना आपको, आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को एनरिच करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर इस पर ध्यान दें। ये सवाल अगर करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मेंबर्स हैं तो इसको आप लेबरर्स मान लें। ठीक है, फिर क्या है, अब हार्वेस्टेड हाफ ऑफ द पैडी फील्ड, तो कुछ वर्क है और कुछ डेज हैं, तो 30 मेंबर जो हैं वो हाफ ऑफ द वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, 5 days के अंदर में। उसको बताया सडनली 5 मेंबर्स आर अनएबल टू ज्वाइन, तो 25 लोग बचे ड्यू टू इल हेल्थ, जो भी नेक्स्ट डे से 5 आदमी नहीं कर पाए। तो लेट्स कैलकुलेट इन प्रोपोर्शन फाइंड रिलेशनशिप ऑफ हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू हार्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द पैडी फील्ड। तो बाकी जो आधा काम बचा है उसको कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा। और वर्क रिमेनिंग कांस्टेंट, जब लेबर्स आपके घट रहे हैं तो आपका टाइम बढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या है, टी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेबरर्स, नंबर ऑफ लेबर्स की संख्या घटेगी तो टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा। तो 5 दिन में नहीं हो पाएगा, बाकी काम कुछ और समय लगेगा, ये आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर एंगेज्ड 280 men फॉर अनलोडिंग द टोटल गुड्स फ्रॉम द शिप इन 10 days।
10 दिन के लिए में जो इनको इन्होंने एस्टिमेट किया कॉन्ट्रैक्टर ने कि 10 दिन में ये पूरा जो शिप को अनलोड करने में मेरे को 280 लोगों की आवश्यकता होगी। बट 3 days लेटर इट हैज़ बीन सीन 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क हैव बीन कम्प्लीटेड। 3 दिन में जो है 1/4 काम हो भी गया। इट्स कैलकुलेट हाउ मेनी एडिशनल मेन विल बी नीड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। अच्छा, ये होता क्या है, जब भी ये बहुत ही रियल लाइफ सिनेरियो है कि आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसका एक एस्टिमेशन बनाते हैं। आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं तो आपको पहले वो एस्टिमेट्स जमा करने पड़ते हैं कि आपके टोटल खर्च कितना होगा, आप कितने दिन में काम करके दे सकते हैं मुझे। तो वही यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब ने किया कि इन्होंने ये एस्टिमेट किया कि मैं 10 दिन में ये अनलोडिंग का पूरा काम 280 लोगों से करवा लूँगा। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो इनको फिर से अपने एस्टिमेट्स को री एस्टिमेट करना पड़ता है, उसको फिर से चेक करना पड़ता है कि अगर 3 दिन में इतना ही काम हो पाया है तो क्या बाकी 7 दिन में मैं काम कर ले जाऊँगा इतने लोगों की मदद से। तो ये इनको समझ में कि यार मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 दिन में अगर 1/4 काम हुआ तो इस हिसाब से तो 12 दिन लग जाएंगे पूरा काम करने में, क्योंकि 4 टाइम्स आपको और काम करना है। 1/4 काम हो गया, 3/4 और करना है तो आपको जो है और समय लग जाएगा। तो इसलिए इनको लगा कि 7 दिन में अब मेरे को कुछ लोगों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ मेन बढ़ाने पड़ेंगे मेरे को ये काम करने के लिए। वही एस्टिमेट करना चाहिए कि इनको कई कितने नए लोगों की, कितने और अधिक लोगों की आवश्यकता होगी, कितने एडिशनल वर्कर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर जो है इसको यूनिटरी मेथड से बनाया। हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिटरी मेथड से हम कैसे बनाते हैं प्लस रूल ऑफ 3 से हम कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे आपको अच्छी मतलब एक चीज़ नई लगेगी क्या कि यहाँ पे वर्क भी चेंज हो रहा है, दिस इज़ चेंजिंग, दिस इज़ व्हाट इंक्रीजिंग, दिस इज़ चेंजिंग, दिस इज़ व्हाट इंक्रीजिंग। इसको पता लगाना आपको। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, तीनों चेंज हो रही हैं, वर्क, टाइम और नंबर ऑफ़ लेबरर्स, तीनों चेंज हो रही हैं। तो ये हमारा सवाल क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शनलिटी का सवाल है, ठीक है। वर्क भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ़ लेबरर्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शनलिटी का सवाल है। इसको ये एक डिफरेंट सवाल दिया इन्होंने। इसके पहले जो है ये 2 क्वांटिटीज़ को स्टडी कर रहे थे, एक को कांस्टेंट रखते हुए। इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया सवाल को। देखते हैं यूनिटरी मेथड से कैसे करते हैं इन सवालों को। यूनिटरी मेथड से करना क्या होता है आपको, देखिए आपको इनिशियल जो सिचुएशन है वो क्या दी गई है, 3 दिन में 1/4 काम करते हैं 280 लोगों की मदद से। आपने निकालना क्या है कि 7 दिन के अंदर में 3/4 काम करनी हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे यूनिटरी मेथड में भी जब आपको करना होगा ये, तो यूनिटरी मेथड में जब आपको ये सवाल करना हो तो आपको पता है कि ये गिवन सिनेरियो है आपका, ये गिवन केस है, ये रिक्वायर्ड केस है। आपको पहले यूनिट केस में जाना होगा, अर्थात पहले आपको ये पता करना होगा कि एक दिन में अगर पूरा काम करना हो तो कितने लेबर्स की आवश्यकता होगी। इसको यूनिट में लेके आना होगा, इसको यूनिट में लेके आना होगा। ये आप 2 स्टेप में करेंगे। तो क्या है, एक स्टेप आप ये कर सकते हैं कि 3 1/4 और 280 है, तो एक दिन में अगर 1/4 काम करना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, और फिर एक दिन में अगर पूरा काम करना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, फिर 7 दिन में अगर पूरा काम करना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, और 7 दिन में 3/4 काम करना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो ये सिचुएशन है, आपको ये समझना है कि पहले आपको यूनिट केस में जाना है। आप यहाँ पे एक बार यूनिट केस में जाते हैं एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में यहाँ पे यूनिट केस में जाते हैं, फिर आप डिज़ायर्ड केस में जाने के लिए भी 2 स्टेप लेते हैं। इस स्टेप में जो आप यहाँ जाते हैं, फिर स्टेप में यहाँ जाते हैं, तो आपको कुल 4 स्टेप में ये काम करना पड़ता है। अच्छा, ये स्टेप्स आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको यूनिट ना करके पहले इसको यूनिट कर सकते हैं। ये भी जो है मतलब ये फ्लेक्सिबल चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो इस कॉप इस किताब में कर दी गई, इस प्रकार कर दी गई तो ऐसा ही करना, ठीक है। ये समझेंगे। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 है, 1/4 है, 280 है, तो 3 को आप 3 रखें पहले, इसको ना चेंज करें। तो 3 दिन में अगर पूरा काम करना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, फिर एक दिन में अगर पूरा काम करना हो, एक दिन में पूरा काम करना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी,
फिर इसको पहले 1 से 7 ना करके यहाँ से 1 से 3 चौथाई कर सकते हैं कि एक दिन में अगर 3 चौथाई काम करनी हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, और 7 दिन में अगर 3 चौथाई काम करना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। अर्थात आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से इसको यूनिट केस में जाएँ, फिर यहाँ से यूनिट केस में जाएँ, फिर यहाँ से आप रिक्वायर्ड केस की ओर बढ़ें, फिर यहाँ से रिक्वायर्ड केस की ओर बढ़ें। तो 4 स्टेप में आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। बस बात ये है कि ये गिवन सिनेरियो है, ये गिवन केस है, ये रिक्वायर्ड है, और बीच में आपको जो है यूनिट केस में जाना है। ये क्या है, ये यूनिट केस है। यूनिटरी मेथड में बस ये बात समझनी है। ठीक है, कैसे जा सकते हैं, 3 दिन में अगर 1/4 काम करने कितने लोग लगेंगे, एक दिन में अगर 1/4 काम करने तो ज़्यादा लोग लगेंगे, समय कम हो रहा है और लोग ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, 3 गुना लोगों की आवश्यकता होगी, 280 इंटू 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 280 इंटू 3 हो जाएगा। फिर क्या, ये आपने कर लिया। फिर एक दिन में अगर पूरा काम करना हो तो 4 गुना और लोगों की आवश्यकता होगी, तो 4 गुना और हो जाएगा। फिर 7 दिन में अगर करना हो, एक दिन में अगर 7 दिन में करना हो तो 7 गुना कम लोगों से काम हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ टाइम बढ़ा देंगे, लेबर्स कम कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इस स्टेप में। फिर क्या है कि 7 दिन में पूरा काम नहीं करना, 3/4 काम करना, तो जितने लोग यहाँ पे लग रहे हैं उनका 3/4 लेंगे आप तो भी काम हो जाएगा, तो उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको लोग निकल जाएंगे। ये लोग निकल जाएंगे, इनमें से जो जो लोग पहले से एम्प्लॉयड थे, डिप्लॉयड थे इस काम में, उनको माइनस कर देंगे, जितने एडिशनल वर्कर्स की आवश्यकता है, एडिशनल लोग ज़रूरत होंगे, ये आप समझना है, एडिशनल वर्कर्स कितने लगेंगे। ठीक है, ये सवाल है, इस हिसाब से करेंगे। फिर भी वही हो रहा है कि 3 दिन में 1/4 काम कर इतने लोग लगेंगे, 3 दिन में अगर पूरा काम करना हो तो 4 गुना ज़्यादा लोग लगेंगे, तो ये हो जाएगा 280 इंटू 4 इस केस में। फिर एक दिन में अगर पूरा काम करना हो तो 280 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो एक दिन में 3/4 काम करना होगा, तो जितने लोग यहाँ लग रहे हैं उनके 3/4 लोग लगेंगे तो भी काम हो जाएगा। 280 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3/4, और 7 दिन में करना हो तो इसके 7 से डिवाइड कर देंगे तो भी काम हो जाएगा आपका। खट्टम कुट्टा करेंगे आप, फिर वही आंसर आएगा। 40 इंटू 9 जो है 360 होता, अभी भी वही आंसर आएगा। ठीक, और ऐसे भी जा सकते हैं जैसे किया गया, ऐसे भी जा सकते हैं। मुद्दा समझना है कि ये गिवन केस है, यहाँ से यूनिटरी केस में आना है और फिर यहाँ से रिक्वायर्ड केस में जाना है, आपको जैसे भी जाना हो जाए। ठीक है, अब ये सिचुएशन जो है, ये अगर हमको रूल ऑफ 3 से करना हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने बॉक्स बनाया तो रूल ऑफ 3 से एग्जाम्पल नहीं सॉल्व किया, वो करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये हमारा टी है, ये हमारा वर्क है, ये हमारा लेबर जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों चेंज हो रहा है। तो लेबर के रेस्पेक्ट हमको क्या बात पता है, ये बात पता है, लेबर इज प्रोपोर्शनल टू दिस, implies लेबर K into WT, which implies L into T by W has to remain a constant। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये आपने स्टेप 2 में लिख लिया, और ये जो है अंडरस्टैंडिंग है आपकी, अगर स्टेप 2 ये है तो ये चीज़ होगी। अब इसमें अगर सवाल करना हो यूनिटरी रूल ऑफ 3 के मेथड से, तो कैसे करेंगे। जैसे हम स्टेप 3 में लिखते हैं 3 तरीके से इक्वेशन, वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये स्टेप 2 हो गया हमारा, स्टेप 2 में आपने असरटेन किया, ये स्टेप 2 है आपका रूल ऑफ 3 की मदद से। ये क्या था, स्टेप 1 था। स्टेप 0 क्या था, सवाल पढ़ना था, और स्टेप 1 था ट्रांसलेट करना सवाल को इस टेबुलर फॉर्म में, कि आपको समझ में आए क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या चीज़ें आपको असरटेन करनी है। स्टेप 3 आप कैसे लिखेंगे, जैसा हम बताते हैं, हम 3 स्टेप में 3 तरीकों से लिख सकते हैं इसको। एक तो जब आपने स्टेप 2 में ये असरटेन कर लिया तो आप क्या लिख सकते हैं, जब आपको ये रिलेशनशिप पता है कि प्रोपोर्शनलिटी के बीच में, तो आप जो चेंज रेशियोज हैं उनको उस हिसाब से लिख सकते हैं। 280/x इज इक्वल टू वर्क का जो रेशियो है 1/4 3/4 करेंगे तो आपको 3 आएगा, 1/4 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 3/4 तो इंटू 3/4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 इंटू 4/3 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा।
3 हुआ। एक मिनट, ये क्या है, वर्क का जो चेंज रेशियो है वो आपने लिखा यहाँ पे, डिवाइड किया टाइम का जो चेंज रेशियो है उससे, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 280/x इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4/3, तो ये 1/3 इंटू 7/3, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन बनेगा, ठीक। दूसरा आप क्या इक्वेशन बना सकते हैं, दूसरा हमको मालूम हम कैसे करते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू जो ऊपर उसके वैल्यू दी गई है उस वेरिएबल की वो लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और दो ब्रैकेट्स को जो है यहाँ पे कर देते हैं, और प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है ये चेक करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि एक्स का वैल्यू जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं वो 280 से ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। जब हम डेज को कांस्टेंट मानते हैं इससे वेरी करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्क क्योंकि बढ़ रहा है तो लेबर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, तो हम 3/4/1/4 करते हैं, 3/4 डिवाइड बाई 1/4 करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कांस्टेंट मानते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे वेरी करेगा, कि अगर दिन आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो कम लोगों की आवश्यकता होगी तो 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4/4 कट जाएगा, तो ये आपका सिचुएशन आ जाएगी। और तीसरा तरीका क्या है, इस इक्वेशन की मदद से हम क्या लिख सकते हैं कि L1 T1 W1 हैज़ टू बी इक्वल टू L2 T2 W2, तो विच वुड इम्प्लाई L1 की वैल्यू आपने ली 280 इंटू T1 3 डिवाइड बाई W1 1/4, दैट वुड बी इक्वल टू 1, L2 x है इंटू T2 7 है और डिवाइड बाई नंबर ऑफ वर्कर्स जो है 3/4, तो 3 नीचे रह गया, 4 यहाँ पे आ गया, ये 4 कट आउट हो जाएगा, आपको x आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 नीचे जाएगा, तो 280 इंटू 3 इंटू 3/7, 280 इंटू 3 इंटू 3/7, 280 इंटू 3 इंटू 3/7 जो सेम चीज़ है, तीनों चीज़ से जो है आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो स्टेप 3 जो है आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं, इस चेंज रेशियो के हिसाब से लिख सकते हैं, अगर ये रिलेशनशिप है तो चेंज रेशियो जो है इस प्रकार से रिलेटेड है, आप इस हिसाब से लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू जो है छोटा होगा बड़ा होगा उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। और तीसरा जो है ये जो हमारा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है उसकी मदद से ये ऐसे बना सकते हैं। तीनों से आप करेंगे तो आपको सेम ही जो है इक्वेशन आपको मिलेगा। स्टेप 4 में आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, ये आप खुद से ट्राई करें, सेम लाइंस पे ये भी है, आवर्स है, टाइम है, अच्छा यहाँ पे डेज में दिया हुआ है, आवर्स में दिया गया, इसको आप टोटल आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2 दिन है, इसको 48 आवर्स प्लस 7 आवर्स इतना आवर्स में कर सकते हैं, ये सब आप चीज़ें कर सकते हैं। इनको खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है। इसका यूनिटरी मेथड को भी ट्राई करें और रूल ऑफ 3 को भी ट्राई करें। कंपाउंड प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट है, इसको समझते हुए करना, ठीक। तो इस प्रकार जो है इसके जो है लेट्स वर्कआउट सेक्शन में हम आते हैं। ये चैप्टर जो है इसके एग्जांपल्स को हमने सॉल्व कर लिया, ये चैप्टर जो है अब आप इसके एक्सरसाइजेस को ट्राई आउट करेंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट शुरू होगा दिस आई कॉल एट एस, ये दूसरा ही चैप्टर एक तरीके से टाइम एंड वर्क में ही है, पर ये मतलब इसेंशियली एक डिफरेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें वो अजम्पशन नहीं कैरी आउट हो रहा जो कि टाइम एंड वर्क में कैरी आउट हो रहा था। इस चैप्टर को मैं नाम देता हूँ मेन एंड वर्क या वर्कर्स एंड वर्क, टाइम एंड वर्क ना करके वर्कर्स एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपको ये याद होगा, आप समझ ही गए होंगे कि इसेंशियली हमारा बेसिक अजम्पशन क्या था टाइम एंड वर्क चैप्टर में। बेसिक अजम्पशन ये था कि वर्कर्स जो हैं, जो जितने भी वर्कर्स लगे हैं, वो आदमी हों या वो मशीन हो, तो ऑफकोर्स बात ऑब्वियस है बहुत। अगर आदमी भी हैं तो सबकी एफिशिएंसी सेम है, सब सेम तरीके से काम करते हैं, सेम तरीके से मोटिवेटेड हैं, सेम तरीके से स्किल्ड हैं, कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। अगर 15 लोग काम करें तो 15 के 15
एग्जैक्टली एक जैसा काम करते हैं, सबकी एफिशिएंसी सेम है, पर ये केस होता नहीं। तो ये सवाल जो है वो आपको डिस्कस करते हैं। ये वो सवाल है जहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से, लोगों की वर्कर्स की एफिशिएंसी अलग अलग है। तो दिस क्वेश्चंस आर have deviated from the assumption we had in time and work. That's why I call this chapter as workers and work. इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि वर्कर्स एंड वर्क के सवालों को कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने टाइम एंड वर्क को समझ लिया अच्छे से, सब कंसेप्ट को समझ लिया, कंसेप्ट कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो समझ लिया, कंपाउंड प्रोपोर्शनैलिटी के सवालों में यूनिटरी मेथड कैसे लागू करते हैं और रूल ऑफ थ्री को कैसे लागू करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए।